क्या आपने कभी गरीबी से जूझते इंसान को देखा है? क्या आपने भूख से बिलबिलाए आवाम को देखा है? क्या कुपोषण से करहाते हुए किसी अनजान को देखा है? क्या आपने रोटी की तलाश में भटकती बेरोजगार जमात को देखा है? देखिए, गौर से देखिए, जरूर देखिए, ये कोई गैर नहीं, अपने हैं। ये देश इनका है, इस देश के साधन, संसाधन सब इनके हैं। ये जमीन इनकी है, वो आसमान इनका है। ये जल, जंगल, जमीन सब कुछ इनका है। ये भारत भाग्य विधाता है। आर्थिक न्याय के आधार पर देश के सब लोगों का सारे साधनों, संसाधनों में बराबर का हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि इन खरीदारों के बिना, क्या आपको लगता है कि इन कामगारों के बिना, क्या आपको लगता है कि इस देश के मजदूरों और किसानों के बिना कोई टाटा या बाटा बन सकता है? कोई बिड़ला या अंबानी बन सकता है? जवाब है नहीं। अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ उत्पादन नहीं होता। उत्पादन के लिए प्राकृतिक साधन संसाधन लगते हैं, लोग लगते हैं जो उसके लिए विनिमय और वितरण को नीचे तक पहुंचाते हैं, उसके उत्पाद को खरीदकर पूंजीपति बनाते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या लाखों लोगों के सहारे के बगैर कोई सहाराश्री बन सकता था? जवाब है नहीं। फिर तर्क दिया जाता है कि पूंजीपति तो सरकार को टैक्स देकर अपनी जिम्मेदारी निभा लेते हैं। लेकिन दूसरा सवाल यह भी उठता है कि वो कौन है जो टैक्स चोरी नहीं करता या गलत तरीकों से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता। सो इनकम टैक्स के बजाय संपत्ति कर और किसी भी व्यक्ति को औसत सीमा तक संपत्ति रखने के अधिकार, यानी गरीबी रेखा के बजाय अमीरी रेखा के सिद्धांत को मजबूती मिलने लगी है, ताकि एक तय सीमा से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से टैक्स लगाकर देश के हर व्यक्ति में उसे महीने के हिसाब से बराबर बराबर बांटा जाए। दरअसल जरूरत अर्थ के उस सार को निकालने की है जिससे हर भारतवासी का भला हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज़। तो आपको ये रिपोर्ट देख करके जरूर हैरत हुई होगी। देश की 38 फैमिलीज हैं, 38 परिवार हैं जो देश की 38% संपत्ति पर, संसाधनों पर उनका कब्जा है एक तरह से, और करीब 7-8 हज़ार लोग हैं जिनके पास इस देश का 70% संसाधन उनके पास है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह से बाकी जो एक बहुत बड़ा समाज है, 80% से ज़्यादा, 85% के आसपास, वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाता है। एक आदमी दिन भर पत्थर तोड़ता है और भूख के कारण से एक तरह से बिलबिला जाता है। एक आदमी बहुत माने बिना कुछ किए धरे अपने 500 वर्षों तक का भोजन का इंतजाम करके जाता है। हालांकि उसे 500 वर्ष जिंदा नहीं रहना नहीं होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखकर आपको जो भी अंदाजा आया हो, लेकिन हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं, आप हैं रोशन लाल जी अग्रवाल। आपने कुल मिलाकर के इस सारे मुद्दे पर ये टीस आपके मन में कैसे पैदा हुई? दरअसल एक वो समाज है जिसके पास न छप्पर है न छान है, एक वो समाज है जिसके पास न अरहर है न धान है, और एक वो समाज है जिसकी दीवारें भी चांदी की हैं। आखिर ये भेदभाव क्यों? इतना बड़ा फर्क क्यों? और जब एक सच्चा देशभक्त, समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए सोचने वाला एक सच्चा आदमी जब इस बात को सोचता है तो उसके मन में जरूर टीस उभरती है, और शायद यही टीस रही जिसने रोशन लाल अग्रवाल जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। और ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने इस विषय को कब से सोचना शुरू किया और आपको इस दिशा में आगे बढ़ने की और सोचने की ज़रूरत महसूस क्यों? देखिए, मेरा स्वयं का जो जन्म है जी जी जी। वो समाज के निम्न मध्यम वर्ग से कहा जा सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जिसको शाम की रोटी की चिंता रहती हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जो बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं
वो आय के इतने कम साधनों में अपना गुजारा करते हैं कि एक दिन के लिए भी अपनी आय के स्रोत की उपेक्षा करना उनके लिए संभव नहीं होता। और वहाँ पर कौन सी चिंताएं और कौन से समझौते उसे करने पड़ते हैं, उनका मुझे केवल अनुभव नहीं बल्कि मैं प्रत्यक्ष भुक्तभोगी उसका हूँ। और फिर जो हमसे भी कमज़ोर तबका है, उसकी दुर्दशा की कल्पना मुझे उस समय निश्चित रूप से नहीं थी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ, ये दारुण नज़ारा आँखों के सामने आता गया और मुझे लगा कि ये कैसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति पैदा होते ही सारे सुखों का हकदार हो जाता है और दूसरा व्यक्ति जिंदगी भर वही गुलामी, वही अभाव, वही शोषण और वही सारे अत्याचारों का शिकार होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी सोच समझ पैदा होते ही परेशान करने लगे थे। और इसीलिए बड़ा होने पर जैसे जैसे दायरा बढ़ता गया, बिल्कुल। मैं बेचैनी के साथ इन प्रश्नों पर सोचता था। और लेकिन सभाओं गोष्ठियों में इसका कोई सटीक उत्तर नहीं मिलता था नहीं, तो इसका जो उत्तर है वो आपको कब मिला? कि इमरजेंसी के दौरान मैं भी जेल में 19 महीने साथ था। और हमारे मित्र हैं बजरंग लाल अग्रवाल जी, आजकल वो बजरंग मुनि जिनको के नाम से लोग जानते हैं, वहाँ दोनों हम लोग जेल में थे। और बाकी जो जेल के साथी थे उनसे भिन्न हम समाज के इन गंभीर प्रश्नों पर निरंतर चर्चा करते थे। वहाँ एकांत स्थान बहुत उपलब्ध था और बड़ा सुरम्य स्थान भी था। वहाँ एक फांसी घर था जिसके पास एक कुआं था और बड़ा हरियालीपूर्ण वातावरण वहाँ था और एकांत भी रहता था। तो वहाँ हम लोग घंटों बैठकर माथापच्ची इस प्रकार के विषयों पर करते थे। तो वहाँ तो माने 18 महीने जो आपने जेल में गुजारे, 19 महीने, जी, उनमें जी। आपने चिंतन और इस सब को ज़्यादा वो हाँ, इसमें मुझे उसका बहुत लाभ मिला, ऐसा समाज को समझने का। और बाहर में आने के बाद भी ये सवाल मथते रहे और निरंतर हम लोग विविध विषयों पर बाकी भी सभाओं में, गोष्ठियों में, राजनीति का भी कुछ उसमें पुट था। ये सारे बात समझ में आती गई और चिंतन चालू रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है कुल मिलाकर जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, जी जी, वो मुद्दा क्या है बेसिकली और उसका समाधान क्या है? देखिए, ये जो मुद्दा है ये वास्तव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार है। हम एक सामाजिक व्यवस्था कायम करते हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। बिल्कुल। एक तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा समाज में रहकर खोजता है और जो उससे भी बुनियादी बात है कि एक व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उनका उत्पादन और उनका निर्माण किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। बिल्कुल। और सामाजिक व्यवस्था, उसमें अनेक लोग अपनी भूमिकाओं के द्वारा और विशेषकर विनिमय के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। इसलिए हम एक सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन उसकी यह शर्त होनी चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था से जो लाभ उत्पन्न हुआ है उसका समाज में वितरण भी न्यायपूर्ण हो। और दुर्भाग्य इस बात का है कि यह न्यायपूर्ण वितरण न होने के कारण समाज में ये गंभीर आर्थिक विषमता की स्थिति उत्पन्न होती है। जो लोग इस सारी व्यवस्था से मिलने वाले लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा पाते हैं, वे निरंतर अमीर होते हैं और जो हिस्सा नहीं पाते वे निरंतर अपनी इसी अभाव का शिकार बने रहते हैं।
लेकिन वो तो पुरुषार्थ के कारण से जो उनको मिला वो उन्होंने पाया, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत ये है कि पुरुषार्थ का केवल एक भाग है। व्यक्ति की आय के जो स्रोत हैं उनका एक भाग मेहनत से संबंध रखता है, जिसे आप पुरुषार्थ कह रहे हैं, लेकिन दूसरे भाग का संबंध इन प्राकृतिक साधनों के स्वामित्व से है। तो प्राकृतिक साधनों पर स्वामित्व का जो प्रश्न है यह समाज में लगातार टलता रहा। और नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले, तुलसी बाबा कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ठीक है, संसाधन तो बिखरे पड़े हैं। जी, ठीक है जी। धरती है, उसमें जिसने दाना डाल दिया उसको अन्न मिल गया, और जिसने दाना ही नहीं डाला है उसको अन्न नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात बहुत अच्छी होती अगर ऐसा होता तो, लेकिन हमने जो नियम कानून बनाए हैं वो तो किसी 100 एकड़, 500 एकड़ और 5000 एकड़ का पट्टा कुछ लोगों के नाम से हमने कानून बना के लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो उस घर में पैदा हुआ, जिसके बाप ने इस प्रकार से कोई भी पट्टा ताकत के बल पर या और किसी भी तरह से प्राप्त किया हो, लिख दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बिना बैठे, बिना मेहनत के ही मतलब उससे जो लाभ उत्पन्न हो रहा है उसका मालिक बनता है। और इसका सीधा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आपने जो बटाईदारी, बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास जमीन है। मेहनत कोई करता है लेकिन जो जमीन का मालिक है वो उसका हिस्सा बिना मेहनत के लेता है। तो सवाल ये है कि ये स्वामित्व का जो सवाल है समाज में, वन लाइनर पहले ये जानना चाहेगा, ये हमारे सारे दर्शक जानना चाहेंगे, ये समाज जानना चाहेगा आपसे कि वन लाइनर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी भी देश की सारी प्राकृतिक संपदा पर उस देश के सब लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है और यह सबका अधिकार बराबर है। इसका संबंध व्यक्ति की योग्यता से नहीं है, उसकी क्षमता से भी नहीं है और उसके पुरुषार्थ से भी नहीं है। क्योंकि यदि हम व्यक्ति की योग्यता, क्षमता या पुरुषार्थ से उसका संबंध जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर वो न्याय की व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि वो व्यवस्था जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसके अधिकार ज्यादा, और जिसके पास ताकत नहीं होगी। लेकिन कानून तो संरक्षण देता है। कानून उसे बिल्कुल संरक्षण नहीं देता। मैं यही बात कहना चाहता हूं। कानून तो गरीबों के लिए योजनाएं, परियोजनाएं, रेगा, मनरेगा, बहुत सारी इस तरह ये की नाटक है। पहले आप साधनों की भूमिका को स्वीकार करिए और साधनों पर स्वामित्व का सवाल जो सबसे पहले खड़ा होता है उसको हल करिए। आपका कहना यह है कि अमीर लोगों की संपत्ति पर गरीब लोगों का भी बराबर का अधिकार होता है? बिल्कुल। या तो मुझे आप किसी भी देश की संपत्ति और उस देश के नागरिकों के बीच क्या रिश्ता होता है इसका कोई दूसरा उत्तर दीजिए, और नहीं तो इस बात को स्वीकार करिए कि अगर देश की सारे संपत्ति और साधनों पर देश के सब लोगों का समान अधिकार है तो एक व्यक्ति का इतने बड़े भूभाग पर कैसे कब्जा हो सकता है? ये अगर कोई कानून है तो न्याय की पुरुषार्थ करेगा रतन टाटा, पुरुषार्थ करेगा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या इन्फोसिस का चेयरमैन, और उसका जो हिस्सा है, जो उसने लाभ कमाया, उसका हिस्सा दे दिया जाए एक गरीब आदमी को, इसका क्या मतलब? ये जो हमारी गरीब आदमी नहीं, अकर्मण्य आदमी, जो नाकारा है, जो कुछ करता नहीं है। अर्थव्यवस्था के 4 अंग हैं। उत्पादन उसका एक भाग है, इसके अलावा विनिमय है, वितरण है और उपभोग है। तो जिस प्रकार से उत्पादन आवश्यक है उसी प्रकार से उत्पादित वस्तु का उपभोग भी आवश्यक है। इनके बीच का संतुलन यह सारी अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। इंफोसिस की बात करें, रतन टाटा की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, ये इसलिए कमाते हैं क्योंकि इनका उपभोग समाज का बहुत बड़ा वर्ग करता है। अगर इनका उपभोग करने का अधिकार, इन्हें उत्पादन करने का अधिकार और समाज के बाकी लोगों में नहीं, समाज उपभोग कर कर उन पर उपकार थोड़े ना करता है। समाज को अपनी सुविधाएं चाहिए, इसलिए वो वहां से उनसे परचेज करता है। इसलिए करता है कि वो जो साधनों का उपयोग करके उत्पादन कर रहे हैं मूलतः उन पर तो सबका स्वामित्व है। नहीं, क्या वो रतन टाटा को अमीर बनाने के लिए उसका उपभोग करता है? नहीं, सवाल अपना सुख चाहिए इसलिए उसका सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो जो उत्पादन कर रहा है, बिल्कुल, उस उत्पादन के लिए जिन साधनों का वो उपयोग कर रहा है वे साधन तो पूरे समाज के थे।
तो इसलिए उन साधनों से मिलने वाला लाभ और उसकी मेहनत या प्रबंधन वाला लाभ इन दोनों को अलग अलग करिए। यानी जो उसके हिस्से से ज्यादा के साधन समाज के बाकी लोगों के हैं, वे कम से कम उन साधनों का किराया पाने के तो हकदार है ना। ये है कि नहीं? क्योंकि मेरा ये कहना है कि एक व्यक्ति को न्याय के आधार पर केवल औसत सीमा तक साधनों का स्वामित्व प्राप्त हो सकता है। अगर आप इससे ज्यादा स्वामित्व स्वीकार करते हैं तो फिर न्याय की कसौटी पर वह स्वामित्व खरा नहीं होगा। माने आप व्यक्ति की क्षमता पर और प्रतिभा पर लगाम लगाना चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आप कहना चाहते हैं कि टाटा और अंबानी जो है सीमित स्तर तक कमाए, उसके बाद ना नहीं, कमाए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। फिर मैं ये कह रहा हूं कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों से जो होने वाली आय है, होने वाला उत्पादन है, उसका प्रबंधन देश के योग्यतम लोगों के पास हो। लेकिन उसका एक हिस्सा वो चूंकि सारे जो लोग हैं उन साधनों का स्वामित्व रखते हैं, इसलिए उसका एक हिस्सा उन लोगों के पास आना चाहिए जो उसके स्वामित्व में हिस्सा रखते हैं। यानी स्वामित्व का भाग अलग। जैसे मैं मान लीजिए आपके द्वारा बनाए गए मकान में रहता हूं तो आपको किराया देता हूं, मैं बैंक में पैसा रखता हूं, उसका ब्याज पाता हूं। तो फिर अगर इस देश के सारे साधनों पर इस देश के सब लोगों का समान अधिकार है, माने आपका कहना है कि ये देश जो है 80 या 90 करोड़ गरीब लोगों का घर है, जिसमें बाकी जो पूंजीपति हैं किराएदार के रूप में नहीं, रहते ये हैं। नहीं कहता मैं ये कहता हूं कि यह देश इस देश के सारे नागरिकों का समान रूप से है। इसलिए किसी धनपति पर जो उसके मूल अधिकार से ज्यादा धन है उसके ऊपर किराया लगना चाहिए या रॉयल्टी लगनी चाहिए। आप किराया नाम- तो सरकार टैक्स के रूप में लगाती है। हाँ, और वो इतना कम लगाती है कि उसका लगाना न लगाना बराबर हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि इस देश में वेल्थ टैक्स है कहने के लिए, लेकिन आप पिछले साल के आंकड़े निकाल कर देखिए, इस देश के सारे लोगों से, इतने बड़े 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 अरबपतियों और धनपतियों से कुल 1400 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। यानी 25 लाख करोड़ के बजट में बिल्कुल 1400 करोड़, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं। कारण इतना टैक्स लगाती है सरकार, तब तो जाकर के असली रजिस्टर और नकली रजिस्टर दो तो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और अगर और ज्यादा टैक्स बढ़ा देगी तो क्या होगा? इसलिए मेरा कहना यह है कि टैक्स की दर बढ़ाए। अभी सरकार ने टैक्सों की मात्रा बढ़ा रखी है, अनेक प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं और इतने टैक्स लगा रखे हैं कि उसके आधार पर टैक्स के बारे में आपका क्या कहना है? किस मेरा- तरह का टैक्स लगे, किन लोगों पर लगे? मेरा इस समय यह कहना है कि सरकार ने जो बेहूदी टैक्स